नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे जेएनएम नर्सिंग कोर्स के बारे में। जेएनएम नर्सिंग कोर्स क्या होता है, कंप्लीट गाइड आपको मिलेगा, जीरो से एडवांस लेवल तक की जानकारी आपको मिलेगी, फुल नॉलेज मिलेगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस वीडियो में हम किन किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे जेएनएम नर्सिंग कोर्स क्या होता है और कैसे करें। इसके अलावा जेएनएम नर्सिंग कोर्स के लिए क्वालिफिकेशन मतलब की योग्यता क्या चाहिए, सब्जेक्ट और मार्क्स कितने होने चाहिए, कौन सी क्लास आप पास होने चाहिए। इसके अलावा जेएनएम नर्सिंग का एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, मतलब कि एडमिशन कैसे मिलता है, फॉर्म भरने से लेकर के एडमिशन जब तक नहीं होता तब तक फुल प्रोसेस बताएंगे। इसके अलावा एडमिशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं, मतलब कि कौन कौन से आपको कागजात या फिर कहें दस्तावेज बनवा करके रखने चाहिए एडमिशन के लिए। इसके अलावा जेएनएम नर्सिंग कोर्स की फीस कितनी होती है सरकारी कॉलेज में या फिर प्राइवेट कॉलेज में। अब बात करते हैं कि नीट से जेएनएम कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, इसके बारे में। फिर बात करेंगे हम एम्स में जेएनएम कोर्स उपलब्ध है या नहीं, मतलब कि एम्स से जेएनएम कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जेएनएम करने के बाद मेडिकल क्लिनिक ओपन कर सकते हैं या फिर डॉक्टर बन सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और आर्ट स्टूडेंट्स के लिए नर्सिंग कोर्स कौन कौन से, मतलब कि जो आर्ट स्ट्रीम वाले स्टूडेंट हैं, कॉमर्स वाले हैं, वो कौन कौन से नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा जेएनएम कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपकी सैलरी क्या होगी, जॉब कौन कौन से मिल सकते हैं, कहाँ पर मिल सकते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा जेएनएम करके आप विदेश में कैसे नौकरी पा सकते हैं, अब्रॉड कैसे जा सकते हैं, अमेरिका मतलब कि यूएसए या फिर यूके, कनाडा, ये जो कंट्रीज है यहाँ पर आप कैसे नर्स बन सकते हैं, इसका भी फुल प्रोसेस हम आपको बताएंगे। सैलरी कितनी मिलेगी इंडिया में, इंडिया के बाहर, वो भी बताएंगे। मतलब कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो, ठीक है, तो इस वीडियो का ड्यूरेशन 10 से 20 मिनट जितना भी होता है, अगर आप इसको लास्ट तक देख लेते हो तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा जेएनएम से रिलेटेड। ये वीडियो बहुत रिसर्च करने के बाद बना रहे हैं, तो बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और काफ़ी रिसर्च करने के बाद वीडियो बनाया जा रहा है, तो मतलब कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जेएनएम नर्सिंग कोर्स क्या होता है। तो देखिए, जेएनएम नर्सिंग कोर्स एक नर्सिंग का डिप्लोमा कोर्स है, ध्यान रखिएगा। ये एक बैचलर डिग्री नहीं है, ये एक डिप्लोमा कोर्स है नर्सिंग की फील्ड में। ठीक है, तो नर्सिंग क्या, नर्सिंग मेडिकल से रिलेटेड एक फील्ड है, क्षेत्र है। नर्स का जो मेन काम होता है वो होता है मरीजों की देखभाल करना। इसके अलावा और भी कई सारे होते हैं, जैसे कि ब्यौरा तैयार करना, ठीक है, देख रेख करना। डॉक्टर जो काम बताते हैं वो सारा काम नर्स को करना होता है। तो मेन जो होता है नर्स का वो होता है नर्सिंग केयर, मतलब कि नर्सिंग केयर प्रदान करना, मरीजों को देखभाल करना। ठीक है, तो ये होता है नर्स का मेन काम। तो अगर आपको इस क्षेत्र में आना है तो आप नर्सिंग के फील्ड में जा सकते हो, नर्सिंग का कोर्स करके नर्स आप बन सकते हो। तो जेएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ठीक है, तो नर्सिंग एंड मिडवाइफरी दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़ाई और सिखाई जाती है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों कराए जाते हैं। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। कितने साल का कोर्स होता है, तो टोटल 3.5 साल का समय लग जाता है। 3.5 ईयर्स, कैसे 3 साल का कोर्स रहता है और 6 महीने की इंटर्नशिप होती है, इसलिए 3.5 साल लग जाते हैं। और कहीं कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि 3 इयर्स में ही इंटर्नशिप कंप्लीट करा देते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि कॉलेज कितने टाइम का कोर्स करा रहे हैं। ठीक है, तो मेन जो कोर्स है, अधिकतर जो कोर्स है ये 3.5 साल के होते हैं जेएनएम की। मुझे नहीं लगता है कि अब आपको कोई कन्फ्यूजन रहेगा कि कितने साल का होता है, 3 साल 6 महीना ये मान के चलो। अब बात करते हैं कि इस कोर्स में आपको क्या पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर मेनली जो फोकस रहता है कि पेशेंट केयर कैसे करनी, किस तरीके से आपको रोगियों की बेस्ट देखभाल करनी है, जिससे उनको अच्छी जो मेडिकल सपोर्ट है वो मिल सके। इसके अलावा बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट, मतलब कि प्राथमिक इलाज आपको सिखाया जाता है। ये फर्स्ट एड कैसे देना है, मतलब कि जो बेसिक चीज़ें हैं मेडिकल की, मेडिकल फील्ड की, वो भी आपको सिखाए जाते हैं कि आप बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट पेशेंट को कैसे दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मिडवाइफरी यानी कि चाइल्ड डिलीवरी और केयर का जो काम है वो भी सिखाया जाता है, उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है और प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। तो इस तरीके से जो इसका जो मेन फोकस है पेशेंट केयर, बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट और चाइल्ड डिलीवरी और केयर से रिलेटेड होता है। ये मेन कोर्स इसी पर आधारित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें क्या सिखाया जाता है, कौन कौन से मेन सब्जेक्ट होते हैं। तो फर्स्ट एड और बेसिक नर्सिंग सिखाया जाता है। ठीक है, ये पढ़नी होते हैं आपको। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़नी होती है। फार्माकोलॉजी आप पढ़ते हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ते हैं। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, न्यूट्रिशन, डायटेटिक्स पढ़ते हैं। मिडवाइफरी मतलब कि इसमें डिलीवरी और चाइल्ड केयर ट्रेनिंग आपको दी जाती है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, इंटर्नशिप, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ये होती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये चीज़ें आपको पढ़ाई और सिखाई जाती हैं।
अब यहाँ पर एक सवाल आपके मन में ये भी घूम रहा होगा कि ये जो जीएनएम का कोर्स है, जीएनएम नर्सिंग का, क्या इसको केवल लड़कियां कर सकती हैं या फिर लड़के कर सकते हैं? तो देखिए, ये जो कोर्स है अधिकतर कॉलेजेस में लड़के और लड़कियां दोनों कर सकते हैं, मतलब कि इसमें मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। ठीक है, फीमेल और मेल बोथ कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं, दोनों ही एडमिशन ले सकते हैं। बट कुछ कॉलेज ऐसे हो सकते हैं कि बहुत कम कॉलेज ऐसे होंगे जहां पर केवल लड़कियों को एडमिशन मिलता हो, बट अधिकतर जो कॉलेजेस हैं, ठीक है, वहां पर लड़के और लड़कियां दोनों ही एडमिशन ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जेएनएम नर्सिंग के लिए क्वालिफिकेशन मतलब कि योग्यता क्या चाहिए। तो मिनिमम आप 12th पास होने चाहिए, मतलब कि 12वीं आपने पास की हो। अब सवाल आता है, देखिए 12वीं के जो अपीयरिंग वाले स्टूडेंट होते हैं, मतलब कि जिन्होंने एग्जाम दिया होता है, वो भी एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं और जब उनका रिजल्ट आ जाएगा तब भी अपना रिजल्ट और मार्कशीट दिखा सकते हैं। ठीक है, काउंसलिंग जब तक होती है तब तक कि उनके पास मार्कशीट आ जाती है। तो जो अपीयरिंग वाले स्टूडेंट होते हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो 12th पास कर चुके हो या फिर अपीयरिंग स्टूडेंट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो जेएनएम नर्सिंग कोर्स के लिए। अब बात करते हैं कि कौन सी स्ट्रीम होनी चाहिए। तो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ठीक है, एग्रीकल्चर, कोई भी स्ट्रीम आपके पास थी, लेकिन ध्यान रखना है कि इंग्लिश सब्जेक्ट आपके 12th में होना ज़रूरी है। ठीक है, इंग्लिश, ठीक है, ये सब्जेक्ट आपके पास 12th में था, देन आप एलिजिबल हो। कम से कम 40 से 50% मार्क्स आपके होने ज़रूरी हैं 10+2 मतलब कि 12th में। ठीक है, 12th में आपके कम से कम 40 से 50% नंबर होने चाहिए और इंग्लिश विषय में आप अलग से पास होने चाहिए। तो ये चीज़ है। आर्ट या फिर कॉमर्स या फिर साइंस, कोई भी स्ट्रीम थी, इंग्लिश सब्जेक्ट 12th में था, आप एलिजिबल होगे। अब देखिए, जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है, मतलब कि साइंस वाले कैंडिडेट्स प्रेफर किए जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आर्ट्स वाले कॉमर्स वालों को एडमिशन नहीं मिलता है, तो आर्ट्स कॉमर्स वालों को भी एडमिशन मिलता है। मतलब कि जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं पहले इनको एडमिशन दिया जाता है। प्रेफरेंस का मतलब यही है ना, मतलब उनको प्राथमिकता देती है। जब सीटें बचती हैं, ठीक है, या फिर कोई योग्य अदर कैंडिडेट नहीं मिलते हैं साइंस वाले, तो ऐसे कंडीशन में आर्ट्स कॉमर्स वालों को एडमिशन मिलता है। बट फिर भी अगर आपको मान लो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है तो प्राइवेट कॉलेज में डेफिनेटली एडमिशन मिल जाएगा, चाहे आर्ट्स वाले हो या फिर कॉमर्स वाले हो। ठीक है, तो 40 से 50% कम से कम 12th में मार्क्स होने चाहिए। स्टेट वाइज वेरी कर सकते हैं, कहीं पर आपको मिनिमम 40% की डिमांड की जाएगी, कहीं पर हो सकता है कि 40 से 45% की डिमांड की जाए। ठीक है, कहीं पर 50% भी हो सकता है, बट इसी रेंज में मिनिमम मार्क्स रहते हैं। इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अकॉर्डिंग 12th में कम से कम 40% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। सवाल आता है एज लिमिट का, तो एज लिमिट होती है कम से कम 17 वर्ष। ठीक है, मिनिमम मतलब कि एज आपकी कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए, 17 से कम नहीं होनी चाहिए। कब तक? 31 दिसंबर तक। आप जिस ईयर का फॉर्म भर रहे हो उस ईयर के 31 दिसंबर तक आपकी एज कम से कम 17 वर्ष हो रही है या फिर इससे ज़्यादा हो रही है तो आप अप्लाई कर सकते हो, बट 17 से कम हो रही है तो आप एलिजिबल नहीं होगे। सवाल आता है अपर एज लिमिट। वैसे देखिए पहले एज लिमिट थी 35 ईयर्स, लेकिन इंडियन नर्सिंग काउंसिल के नए नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अब कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए। तो मतलब कि 35 से ज़्यादा भी एज हो चुकी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ स्टेट है जो कि नए वाली एज लिमिट फॉलो कर रहे हैं, मतलब कि अब अधिक जो कुछ स्टेट्स हैं जो अपडेट हो रहे हैं वो नो अपर एज लिमिट मान के चल रहे हैं, जबकि कुछ स्टेट है वो अभी तक 35 ईयर वाला जो एज लिमिट है उसको कंसीडर करते हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि सभी स्टेट्स जो राज्य हैं वो भी नो अपर एज लिमिट इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अकॉर्डिंग मानने लगे। मतलब कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए, आपकी चाहे जितनी भी एज हो आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो ये है एज लिमिट को लेकर। चलिए अब बात कर लेते हैं कि एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है। तो एंट्रेंस एग्जाम अधिकतर जगह पर आपको देना होता है। पहले क्या होता था कि जो गवर्नमेंट कॉलेज थे, कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस में मेरिट के आधार पर एडमिशन मिल जाया करता था, बट जैसे कि हम उत्तर प्रदेश की बात करें, यूपी की बात करें, तो यहाँ पर अलग से फॉर्म निकलते थे मेरिट बेस वाले, जहाँ पर साइंस वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते थे और उनका मेरिट के मतलब कि 10वीं और 12वीं में जैसे नंबर थे उसके आधार पर एडमिशन मिलता था। लेकिन अब वो भी चेंज हो चुका है, अब वो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के जरिए हो रहा है। यूपीजीटी नामक एंट्रेंस एग्ज़ाम यूपी में कराया जा रहा है और इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के द्वारा जो उत्तर प्रदेश के सरकारी कॉलेज है नर्सिंग के, जीएनएम के, उनमें एडमिशन हो रहा है और प्राइवेट कॉलेज जितने हैं उनमें भी एडमिशन हो रहा है इसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की। तो अगर आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो स्क्रीन पर आप बुक देख पा रहे हो, ये बुक ले सकते हो, बेस्ट है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हो और तैयारी कर सकते हो।
अब सवाल यहाँ पर आपका ये हो सकता है कि सर हम बुक पढ़ेंगे, अगर हमें कुछ समझ में नहीं आएगा तो क्या करेंगे। देखिए हर एक टॉपिक का जो वीडियो लेक्चर है वो यूट्यूब पर उपलब्ध है, आप सर्च करोगे बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे, तो जो टॉपिक आपको कंफ्यूज करे वो सर्च करके देख लो, सही हो जाएगा। मतलब कि सेल्फ स्टडी और यूट्यूब दोनों की सहायता से आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो ये हमने बात कर ली यूपी की। तो अगर आप एमपी के रहने वाले तो एमपी में जेएनएम टीएसटी का एग्ज़ाम होता है। प्राइवेट कॉलेजेस कुछ हो सकते हैं जो अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर मेरिट के बेस पर एडमिशन देते हो। ठीक है, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो अगर आप इसका वेट करते हो तो इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए जो बुक की बात करें तो आप ये बुक ले सकते हो। ठीक है, स्क्रीन पर देख पा रहे होगे बिहार जेएनएम के लिए ये भी एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाता है जेएनएम के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना है बिहार में जेएनएम का जो ये पारामेडिकल इंटरमीडिएट एग्ज़ाम होता है जेएनएम के लिए, तो इसमें केवल लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, आप देख लेना यूट्यूब पर जो वीडियोस दिखेंगे उनमें ओनली फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। बट आप बिहार के रहने वाले हो, जो अदर प्राइवेट कॉलेज हों उनसे कांटेक्ट कर लेना, वहाँ पर लड़कों को भी एडमिशन मिल जाएगा। मतलब कि वहाँ पर मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। शायद ये जो बिहार जेएनएम वाला एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है इसमें शायद जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वही इंक्लूड होते हैं। ठीक है, जो अदर प्राइवेट कॉलेज बच जाते हैं उनसे आप कांटेक्ट करके एडमिशन ले सकते हो अगर आप मेल कैंडिडेट हो तब भी। ठीक है, इसके लिए बुक की बात करें तो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पारामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेस्ट बुक। और अदर स्टेट के रहने वाले हो तो देखिए आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो जेएनएम की, तो ये जो बुक देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर बीएससी नर्सिंग जेएनएम दोनों के लिए बहुत कारगर है। तो अगर आप ये ले लेते हो तो लगभग सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस आपको इसमें मिल जाएगा, तो ये ऑर्डर करके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमने क्या बताया, मेनली जो एडमिशन है अब एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर हो रहा है। प्राइवेट कॉलेज हो सकता है कि आपको डायरेक्ट एडमिशन भी दे दें, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या होता है कब से कब तक फॉर्म आता है, तो नोटिफिकेशन और जो फॉर्म है ये अप्रैल से जून के बीच में स्टार्ट होता है। कहीं पर अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, अप्रैल के स्टार्टिंग से, कहीं पर मई में, कहीं पर जून से। ठीक है, अप्रैल से मई का जो समय है इसी के बीच में फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं जेएनएम नर्सिंग के। अब बात करें कि अगर अप्रैल से जून के बीच में एग्ज़ाम होता है, अप्रैल से जून के बीच में फॉर्म आता है, तो एग्ज़ाम कब होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम मतलब कि प्रवेश परीक्षा कब होती है, तो प्रवेश परीक्षा मई से जुलाई के बीच में कराई जाती है। ठीक है, अगर अप्रैल में फॉर्म आ गए हैं तो एंट्रेंस एग्ज़ाम मई से जून के बीच में करा लिया जाता है। अगर जून में फॉर्म आए तो जुलाई में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो ये चीज़ होती है। क्लासेस कब से स्टार्ट होती है, तो क्लासेस जो लगभग हैं अक्टूबर के महीने से स्टार्ट हो जाती हैं। मतलब कि पढ़ाई वाली क्लासेस कॉलेज में जाकर के वो लगभग अक्टूबर के महीने से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया कि फॉर्म फिलिंग और एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होता है, क्लासेस कब से स्टार्ट होती है और एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बेस्ट बुक। अब बात करते हैं कि फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, मतलब कि कौन कौन से आपको जो डॉक्यूमेंट हैं वो तैयार करके रखने चाहिए जब आपको एडमिशन लेना है, फॉर्म भरना है। तो फॉर्म भरते समय आपको ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने चाहिए। कौन से, 10th और 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। ठीक है, तो अब तो जो है मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट एक ही में आता है, तो वो आपके पास होगा 10वीं 12वीं का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। इसके अलावा आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, ये भी चाहिए होता है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ठीक है, तो ये भी आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट अगर लागू हो, तो अगर आप उस कैटेगरीज में आते हो जिनमें कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर आपके पास ये होना चाहिए। माइग्रेशन या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आपके फॉर्म भरने के समय लगते हैं। इसके अलावा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये भी फॉर्म भरते समय लग सकता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है फॉर्म भरते समय। देखिए फॉर्म भरते समय केवल इतना ही नहीं, आपके पास एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए, मतलब कि जो आपके पास हो, जिस पर अगर कोड आता है तो वो आपको मिल सके और ओटीपी आप फिल कर सके। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए कब तक, जब आप फॉर्म भर रहे हो उस टाइम पर। अब बात कर लेते हैं काउंसलिंग के टाइम पर, मतलब कि जब आप फाइनली कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हो कैसा क्या प्रोसेस हो। देखिए सबसे पहले आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। सबसे पहले क्या हुआ, फॉर्म, उसके बाद क्या हुआ, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके बाद क्या होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई कर जाओगे, पास कर जाओगे, तो आप काउंसलिंग की प्रोसेस में अप्लाई कर सकते हो। किसमें, काउंसलिंग की प्रक्रिया में अप्लाई करोगे। काउंसलिंग की प्रक्रिया के द्वारा आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक है, वहाँ पर आपको प्रेफरेंस बननी होती है कि हमें किस किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो कई सारे कॉलेज आप फिल करते हो, उनमें से कोई एक कॉलेज आपको मिल जाता है आपके नंबर के हिसाब से, रैंक के हिसाब से। ठीक है, फिर आप
अगर उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसको एक्सेप्ट करोगे, फिर आप उस कॉलेज में एडमिशन के लिए जाओगे, डॉक्यूमेंट लेकर के जो फीस और एडमिशन का प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करोगे। इस तरीके से फाइनली आपका एडमिशन हो जाएगा। तो उस एडमिशन के टाइम पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए 10th एंड 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ठीक है, 10वीं का 12वीं का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ये आपके पास होना चाहिए। ये क्यों जरूरी होता है? देखिए 10वीं का जो मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट है ये जन्म तिथि के लिए और एजुकेशनल प्रूफ के लिए यूज होता है। मतलब कि आपको ये भी ध्यान रखना, जब आप फॉर्म भरेंगे तो उस समय आपको वही डेट ऑफ बर्थ, वही नाम आपको फॉर्म में भरना है जो आपके 10th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट पर लिखा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, गलती मत करना। इसके अलावा 12th और 10th का ये जो सर्टिफिकेट है ये आपकी एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है उसकी पुष्टि के लिए होते हैं। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो टीसी है, ठीक है, ये बताता है कि पिछले स्कूल या फिर कॉलेज से हैं, मतलब कि आप किस स्कूल से पढ़ाई किए थे पहले या फिर कॉलेज से किए, ठीक है, तो ये चीज़। इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब कि मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, या फिर कोई निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट ये होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड और रिजल्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। ध्यान रखना, आपने जो प्रवेश परीक्षा दी है उसका एडमिट कार्ड, मतलब कि जब आप एग्जाम सेंटर पर जाते हो उससे पहले आपको एडमिट कार्ड दिया जाता है, वो एडमिट कार्ड होना चाहिए, प्रवेश पत्र होना चाहिए, और रिजल्ट, जब आपका रिजल्ट आ जाता है उसके बाद ही काउंसलिंग होती है, इसलिए आपके पास रिजल्ट भी होना चाहिए। तो ध्यान रखना, एडमिट कार्ड को संभाल के रखना जब आप एंट्रेंस एग्जाम देने जाओ उसके बाद, और रिजल्ट को संभाल के रखना। ये सारी चीज़ें आपको लेकर के जानी है, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट होता, अगर गैप है मतलब कि आपने पढ़ाई की है, मान लो आपने 2023 का एग्ज़ाम दिया, ठीक है, और 23 के तुरंत बाद आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दिया, तो ऐसे में आपके में कोई गैप नहीं है। लेकिन अगर आप 23 का एग्ज़ाम देते हो, तुरंत वाले सेशन में आपने अप्लाई नहीं किया, फिर आप अगले सेशन में अप्लाई करते हो या फिर उसके अगले अप्लाई करते हो, तो ऐसे में आपकी पढ़ाई में गैप आ जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में गैप सर्टिफिकेट लगता है, मतलब कि उसमें ये बताना होता है कि हमने उस बीच में क्या किया या फिर हमने पढ़ाई नहीं की, किस कारण से, वो चीज़ें गैप सर्टिफिकेट में मेंशन होती है, तो ये लगता है, ठीक है। अगर गैप नहीं है, बिल्कुल भी लगातार पढ़ाई कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं होगा। तो ये डॉक्यूमेंट होते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं फीस के बारे में। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको ज़बरदस्त मिले, अगर ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मिल रही तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, ठीक है। चलिए जेएनएम कोर्स की फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो फीस कितनी होती है, काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये वीडियो हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी बता रहे हैं। तो देखिए जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं नर्सिंग के, जेएनएम के जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें जो फीस है, सरकारी कॉलेजों में जो फीस है वो 30,000 से 90,000 रुपये तक होती है। कितनी? 30,000 से 90,000 रुपये पूरे कोर्स की फीस, अगर आप सरकारी कॉलेज से करते हो तो। अलग अलग कॉलेज हैं देश भर में, ठीक है, तो अलग अलग फीस है। तो इस रेंज में फीस रहती है 30 से 90,000 रुपये। और रहोगे मतलब कि जब आप रूम लेकर के रहोगे या फिर हॉस्टल में रहोगे, ठीक है, या फिर पीजी में रहोगे तो उसका खर्चा अलग होता है। ये फीस स्ट्रक्चर हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, जो आपको ट्यूशन और कॉलेज वाला देना होगा, ठीक है। 30 से 90,000 रुपये सरकारी में, ये है पूरे कोर्स का, मतलब कि 3.5 ईयर्स वाला, ठीक है, 3 साल या 3.5 साल का जो फीस है वो ये हम आपको बता रहे हैं। प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 1 लाख से 3,90,000 या फिर 4 लाख रुपए तक लग सकते हैं अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हो तो। देखना ये मतलब समझना कि मतलब हर एक कॉलेज में 4 लाख लगेगा या फिर 3,90,000। किसी कॉलेज में आपको बहुत जो सस्ते वाले कॉलेज मतलब जहाँ पर कम फीस है वहाँ पर 1 लाख रुपए तक भी आप निपट सकते हो पूरे कोर्स की फीस की, ठीक है। 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, 3,90,000 इस रेंज में होता है। और 1-2 कॉलेज ऐसे भी हो सकते हैं जो अपवाद की कैटेगरी में आते हैं कि जहाँ पर इससे भी ज़्यादा फीस हो सकती है। तो ये रेंज हमने आपको बता दी किस रेंज में होती है। तो फीस जो है अधिकतर ये ऑनलाइन माध्यम से पे की जाती है, ठीक है, तो वो सब आप एडजस्ट कर लोगे जब आप एडमिशन के लिए जाओगे, ठीक है। तो इस रेंज में फीस होती है। ये पूरे कोर्स की फीस हमने बताई है 3.5 ईयर्स की, ध्यान रखना। और जो रूम का मतलब रहने वाला खर्चा है, खाने वाला, वो अलग होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ सवालों की। जैसे कि स्टूडेंट्स के सवाल होते हैं, क्या नीट से जेएनएम कर सकते हैं? तो सबसे पहले समझिए नहीं, क्योंकि नीट के लिए क्या होता है, आपको 10+2 पास करना होता है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट आपके 12th में होने चाहिए। और ये एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए। कौन कौन से? MBBS, BDS, BMS, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे कोर्सेज हैं मेडिकल के, उनमें एडमिशन के लिए ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ज़रूरी होता है, ठीक है। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के जरिए आप जेएनएम में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, ठीक है।
ये ज़रूरी नहीं होता, इसके लिए अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। फ्यूचर में हो सकता है कि नीट से जीएनएम में एडमिशन होने लगे, लेकिन अभी तक का जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग नीट से आप जीएनएम में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, स्टेट लेवल पर कराया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं क्या एम्स में जीएनएम कोर्स उपलब्ध है, क्या एम्स से जीएनएम कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि एम्स में जीएनएम कोर्स उपलब्ध नहीं है। एम्स बीएससी नर्सिंग का कोर्स कराता है जिसका नाम होता है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग। ठीक है, 4 साल का कोर्स वो कराता है। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कराता है। बीएससी पैरामेडिकल के कोर्स है जो कि 3 साल 3.5 साल 4 साल के होते हैं वो कराता है। एमबीबीएस कराता है। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज कराता है। बायोटेक्नोलॉजी के कोर्सेज कराता है, बट जीएनएम नहीं कराता है। तो आप एम्स से जीएनएम कोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, इसका जवाब क्या है, नो। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जीएनएम करने के बाद मेडिकल क्लिनिक खोलना, मतलब कि आप मेडिकल क्लिनिक खोल सकते हो या फिर डॉक्टर बन सकते हो या फिर नहीं। ठीक है, तो जीएनएम करके आप डॉक्टर नहीं बन सकते सबसे पहली चीज़। और लेकिन देखिए कुछ स्टेट्स में आप फर्स्ट एड क्लिनिक खोल सकते हो। ठीक है, लेकिन समझना होगा कि उसके लिए लाइसेंस चाहिए होता है। अगर लाइसेंस बन जाता है फर्स्ट एड क्लिनिक वाला तो आप चला सकते हो, अदरवाइज आप नहीं चला सकते हो। कुल मिलाकर कहना ये है कि आप एज अ नर्स काम कर सकते हो किसी हॉस्पिटल में, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, क्लिनिक में काम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन चाहो तो कुछ स्टेट्स में फर्स्ट एड क्लिनिक की छूट दी जाती है, वो चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी रिकॉग्निशन मतलब कि मान्यता प्राप्त होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। तो अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उस कंडीशन में आप फर्स्ट एड क्लिनिक चला सकते हो, वरना वो भी आप नहीं चला सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़। और बात रही मेडिकल स्टोर खोलने की, तो मेडिकल स्टोर खोलने के लिए क्या करना होता है, आपको फार्मेसी कोर्स करना होता है। डी फार्मेसी मतलब कि डी फार्मा या फिर बी फार्मा कोर्स करना होता है। डी फार्मा 2 साल का होता है और बी फार्मा 4 साल का होता है। ठीक है, तो ये कोर्सेज करने होते हैं मेडिकल स्टोर खोलने के लिए। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जीएनएम करने के बाद आप मेडिकल स्टोर ओपन नहीं कर सकते हो, लाइसेंस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आप एक रजिस्टर्ड नर्स होते हो, आप नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा के एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल ये भी रहता है कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स कौन कौन से नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर सवाल ये भी हो सकता है कॉमर्स वाले कौन से कोर्स कर सकते हैं नर्सिंग के। तो देखिए आप जीएनएम कर सकते हो। जीएनएम के लिए क्या जरूरी है, 12th में इंग्लिश कोई भी स्ट्रीम थी तो आप जीएनएम कर सकते हो। बट कुछ स्टेट्स में ओनली फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को ही जीएनएम या फिर एनएम कोर्स में एडमिशन मिलता है। ये भी एक रियलिटी है, इसको ध्यान रखना ज़रूरी है। चलिए अब बात करते हैं कि जीएनएम कोर्स करने के बाद सैलरी और जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या होती है, मतलब कि क्या कर सकते हैं और क्या सैलरी होगी, कितना पैसा मिलेगा आपको पर मंथ। ठीक है, तो जीएनएम के बाद आप क्या बन सकते हो, आप स्टाफ नर्स बन सकते हो, एज ए स्टाफ नर्स काम कर सकते हो। इसके अलावा नर्सिंग ऑफिसर आप बन सकते हो। इसके लिए ज़रूरी होता है 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, अधिकतर जो गवर्नमेंट वैकेंसी होती हैं उनमें नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट निकलती है उसके लिए 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए होता है। कम से कम 50 बेड वाले हॉस्पिटल में आपने काम किया हो, 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस हो, तभी आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। इसके अलावा आप आईसीयू नर्स बन सकते हो, वार्ड सुपरवाइजर के तौर पर काम कर सकते हो, हेल्थ विजिटर बन सकते हो, मिडवाइफ बन सकते हो, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के तौर पर काम कर सकते हो। तो ये जो जॉब प्रोफाइल्स हैं इन पर आप काम कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें वर्क एरियाज की, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट एरियाज की, आपको एम्प्लॉयमेंट कहाँ पर मिलेगा, रोजगार कहाँ मिलेगा, मतलब कि आप कहाँ पर काम कर सकते हो। तो जीएनएम नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मतलब कि जो सरकारी अस्पताल होते हैं वहाँ पर काम कर सकते हो। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, प्राइवेट अस्पताल होते हैं, वहाँ पर काम कर सकते हो। इसके अलावा जो प्राइवेट क्लिनिक होते हैं उनमें भी आप जॉब कर सकते हो। नर्सिंग होम में भी आपको जॉब मिल जाएगा। जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं वहाँ पर जॉब मिल जाएगा। इसके अलावा आप अब्रॉड में भी जॉब कर सकते हो, मतलब कि आप देश से बाहर जा कर के जो दूसरे देश हैं जैसे कि अमेरिका हो गया, ठीक है, ब्रिटेन हो गया, कनाडा, इसके अलावा और भी कंट्रीज़ है, वहाँ पर भी आप जॉब कर सकते हो। उसका प्रोसेस क्या होता है, मतलब कि आप अब्रॉड में कैसे जा सकते हो, जीएनएम करके क्या प्रोसेस रहेगा, उसके बारे में भी इसी वीडियो में बताएंगे। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इसके बाद दोस्तों आप डिफेंस सेक्टर में भी जा सकते हो, मतलब कि जो सेना है उसमें भी आप नर्स बन सकते हो। उसका प्रोसेस अलग होता है। आप जीएनएम कंप्लीट करोगे तब तक आपको जानकारी हो जाएगी। तो फाइनली अब हम बात करते हैं जीएनएम नर्सिंग की सैलरी के बारे में। मतलब कि अगर आप जीएनएम कंप्लीट कर लेते हो और आपको एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब मिल जाता है, सरकारी क्षेत्र में जॉब मिलता है, तो आपकी सैलरी क्या होती है। तो यहाँ पर हम बात करें नेट सैलरी की, मतलब कि जब आपको फाइनल अमाउंट मिलता है वो कितना होता है। तो फाइनल अमाउंट मतलब कि जो बेसिक पे होता
होता है, जो भत्ते लगते हैं वो मिल जाते हैं, कटौती हो जाती है, टैक्स कट जाता है, तो फाइनल अमाउंट जो बचता है वो होता है 12,000 से 60,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, यहाँ पर बाय मिस्टेक 67 हो गया, यहाँ पर नेट सैलरी 60,000 रुपये। ठीक है, ये ग्रॉस सैलरी लिख गई थी, 12,000 से 60,000 रुपये पर मंथ ये नेट है। अब ऐसा क्यों है, कुछ वैकेंसीज हो सकती हैं वहाँ पर 12 से 15,000 रुपये सैलरी हो, कुछ वैकेंसीज होती है जहाँ से 25 से 30,000 रुपये, कुछ वैकेंसीज होती है जहाँ पर 40 से 45,000 रुपये, कुछ वैकेंसीज होती हैं जहाँ पर आपको 60,000 रुपये तक स्टार्टिंग सैलरी मिले फाइनल। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि किस वैकेंसी में अप्लाई कर रहे हो और कौन सा एग्ज़ाम आप क्लियर करके भर्ती हो रहे हो, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। एक्सपीरियंस होने के बाद सैलरी इससे भी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल की। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में मतलब कि जब आप फ्रेशर होते हो, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जब आपको एक्सपीरियंस नहीं होता तो सैलरी क्या होती है। तो एज अ फ्रेशर अगर हम पर ईयर की बात करें, LPA में बात करें तो 2.4 LPA से 3 LPA होती है, मतलब कि लाख पर एनम। वहीं अगर हम महीने में देखें तो लगभग शुरुआत में आपको 20 से 25,000 रुपये पर मंथ की सैलरी मिलती है, मतलब कि प्रति महीने की सैलरी मिलती है। ये स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। एक्सपीरियंस हो जाता है तो अप टू 66,000 प्लस, मतलब कि 60-70,000 रुपये, 80,000 रुपये तक भी सैलरी आपको मिल सकती है एक्सपीरियंस होने के बाद प्राइवेट सेक्टर में भी। यहाँ पर भी डिपेंड करता है कौन से वाले हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हैं, कौन से लेवल का हॉस्पिटल है। ठीक है, हॉस्पिटल भी तो होते हैं जहाँ पर कम पैसा लगता है, कहीं पर ज़्यादा पैसा लगता है, तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होंगे डेफिनेटली उनकी भी सैलरी ज़्यादा होगी। ठीक है, और जहाँ पर कम खर्चा लगता है हॉस्पिटल में, थोड़ा अलग अलग लोकेशन पर हॉस्पिटल है, तो उनकी सैलरी अलग होती है, ये चीज़ आप समझ सकते हो। और एक्सपीरियंस होने के बाद प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी सैलरी आपकी हो सकती है। और गवर्नमेंट जॉब के अपने अलग फ़ायदे हैं, तो अलग कंडीशन है, और उसके लिए अलग से एग्ज़ाम पास करना होता है, वो भी है। तो जहाँ पर मेहनत ज़्यादा होगी तो फिर समझो सैलरी भी उस हिसाब से होगी। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, JNM करके आप अब्रॉड में कैसे जा सकते हो, मतलब कि आप विदेश में कैसे जा सकते हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, मतलब कि इंडिया से बाहर जा करके जो अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर नर्स के तौर पर काम करना, विदेशों में कैसे आप जॉब कर सकते हो नर्सिंग की पोस्ट पर JNM करके, तो क्या प्रोसेस रहेगा। देखिए, सबसे पहले आपको JNM कंप्लीट करना है, मतलब कि JNM का डिप्लोमा कंप्लीट करना है। फिर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, कहाँ पर, स्टेट नर्सिंग काउंसिल में। ठीक है, जिस स्टेट से करते हो वहाँ पर स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल का अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कराओगे। इसको कंप्लीट करने के बाद क्या होता है दोस्तों, 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस आपको लेना है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस, ये ज़रूरी होता है। तो अगर आप 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस लेकर के फॉरेन में जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो अधिकतर चांसेस हैं कि आपको जॉब मिल जाए। ठीक है, तो एक्सपीरियंस के साथ फॉरेन जॉब के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो एक्सपीरियंस ज़रूर लो। उसके बाद क्या होता है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर करना होता है। ठीक है, तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होता है ये आपको पास करना होगा। ठीक है, उसके लिए जो स्कोर है वो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, लगभग इस रेंज में होना चाहिए, तो आप इसको पास कर सकते हो सही से। उसके बाद क्या करना होता है, आपको फॉरेन नर्सिंग एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, मतलब कि विदेशों में जो नर्सिंग के लिए एग्ज़ाम होते हैं भर्ती के लिए, ठीक है, जो ज़रूरी होते हैं वो नर्सिंग एग्ज़ाम भी आपको पास करने होते हैं। अगर आपको USA मतलब कि अमेरिका में जाना है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर आप कनाडा में जाना है, मतलब कि इनमें आपको जॉब करना है, तो ये जो NCLEX RN एंट्रेंस एग्ज़ाम है यह आपको देना होगा, तभी आप जा सकते हो। इसके अलावा ये UK के लिए है, यूनाइटेड किंगडम के लिए CBT एंड OSCE ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है। इसके अलावा UAE के लिए है ये HAAD या फिर DHA या फिर MOH ये एंट्रेंस एग्ज़ाम। और न्यूजीलैंड में अगर आपको जॉब करना है तो NCNZ, ठीक है, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम। ऑस्ट्रेलिया के APC, तो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है या फिर कई नर्सिंग एग्ज़ाम है जिन्हें आपको क्लियर करना होगा नर्सिंग लाइसेंस के लिए। ठीक है, मतलब कि वहाँ पर जाकर के आप जॉब कर सकते हो इसके लिए। फिर आपको डॉक्यूमेंट रेडी रखने होंगे, JNM का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आपके नर्सिंग काउंसिल का, स्टेट नर्सिंग काउंसिल का। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने UP से किया है तो UP का जो नर्सिंग काउंसिल है उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इस तरीके से अदर स्टेट का। ठीक है, और ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है IELTS या फिर OET स्कोर कार्ड ये भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ये भी होना चाहिए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने होंगे। फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना है जॉब अब्रॉड के लिए। उससे पहले फॉरेन नर्सिंग काउंसिल में, मतलब कि आप जिस दूसरी कंट्री में जॉब के लिए जाना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, वहाँ का जो नर्सिंग काउंसिल होगा उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके बाद जो जॉब पोर्टल्स होंगे, मतलब कि जहाँ पर वैकेंसी निकलती है, ठीक है, उस वैकेंसी में या फिर कहीं डायरेक्ट हॉस्पिटल में उनकी वेबसाइट पर जॉब के लिए अप्लाई करोगे। अगर आप सही तरीके से सेलेक्ट हो जाते हो उसके बाद
आपको जॉब मिलते ही क्या मिलता है, वर्क वीज़ा मिलता है, और फिर आप लीगली अब्रॉड नर्सिंग जॉब कर सकते हो। मतलब फिर आप लीगल तौर पर, कानूनी तौर पर आप विदेश में नर्सिंग का जॉब कर सकते हो। पॉपुलर कंट्रीज़ की बात करें जो जेएनएम नर्सिंग कोर्स वाले स्टूडेंट्स जा सकते हैं मतलब जॉब के लिए, तो यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएई, ठीक है, दुबई और अबू धाबी, इसके अलावा कतर। तो ये कंट्रीज़ पॉपुलर हैं जहाँ पर अधिकतर लोग जाते हैं जेएनएम कंप्लीट करने के बाद जॉब के लिए। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की। देखिए, वैलिड स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है। आइलेट्स या फिर ओईटी बिना आपको अब्रॉड प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो स्कोर कार्ड हैं इनके आपके पास होने ज़रूरी हैं। कुछ कंट्रीज़ में जेएनएम से पहले ब्रिज कोर्स भी करना पड़ता है, तो अगर आप उन कंट्रीज़ में जाना चाहते हो सबसे पहले उनका प्रोसेस पता करो कि कोई ब्रिज कोर्स मतलब कि कोई अलग से कोर्स तो नहीं करना पड़ेगा। तो अगर करना पड़ेगा तो वो आपको करना होगा, तभी आप उनमें जॉब पा सकते हो। तो ये भी चीज़ होती है। अब बात करते हैं कि जेएनएम अब्रॉड की सैलरी क्या होती है। मतलब कि अगर आप जेएनएम करके जॉब करने जाते हो तो आपकी सैलरी क्या होगी विदेशों में, फॉरेन कंट्रीज़ में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक रिसर्च किया, रिसर्च के अकॉर्डिंग पता चला है कि जेएनएम नर्सेज जो हैं एब्रॉड में, मतलब कि जो फॉरेन कंट्रीज़ है वहाँ पर उनकी जो सैलरी है 1 लाख से 8 लाख रुपए पर मंथ सैलरी हो सकती है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, जब आप फ्रेशर हो गए, मतलब कि वहाँ पर फ्रेशर हो, यहाँ से तो काम करके गए हो, ठीक है, तो ऐसे में आपको 1 से 4 लाख रुपए प्लस या फिर कहो लगभग 5 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी मिल सकती है। जो एक्सपीरियंस नर्सेज हैं उनको 8 लाख रुपए तक भी पर मंथ सैलरी मिल सकती है। ये इंडियन रुपीज़ में बता रहे हैं। जो आप सैलरी पाओगे वहाँ की जो करेंसी होगी, जैसे कि अमेरिका क्या है, यूएसडी या डॉलर है, उसमें मिलेगी, ठीक है। और यूरोप में यूरो चलता है। तो ये चीज़ है। तो जो हाई पेइंग कंट्रीज़ हैं वो हैं यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। यहाँ पर आप जॉब के लिए जा सकते हो, लेकिन ये सबसे पहली चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी ये है कि आप जहाँ पर भी जाओ प्रॉपर रिसर्च करो, ठीक है। क्या आप वहाँ पर सुरक्षित रहोगे, सुरक्षित तरीके से जॉब कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे। सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप एब्रॉड का सोच रहे हो, मतलब कि बाहर जॉब करने जा रहे हो, विदेश में जॉब करने जाना चाहते हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले उस कंट्री के बारे में रिसर्च करो, पता करो कि जहाँ पर हम जॉब करने जा रहे हैं क्या वो सेफ़ एरिया है या फिर नहीं, वो सेफ़ कंट्री है या फिर नहीं, ठीक है। सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी होती है। तो मतलब सैलरी ही नहीं, केवल सैलरी नहीं, ठीक है, सेफ्टी, सैलरी, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सारी चीज़ें आप देख लो और उसके बाद आप डिसाइड करो। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि कोई भी क्वेश्चन आपका अधूरा ना रहे, क्वेश्चन प्रॉपर आंसर हमने देने का प्रयास किया है। तो ये वीडियो जानकारी आपको पसंद है, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना, जिससे आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो